भारत का एक शहरी राकेश बी पाल आजकल उनके मीडिया की खबरों की जीनत बना हुआ है। राकेश बी पाल कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत ही हाईली पेड जॉब कर रहा था। एप्पल कंपनी में भी उसने काम किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छे पोजीशन पे अगर कोई एप्पल जैसी कंपनी में तो क्या उसका पे स्केल होगा। वो ये कॉर्पोरेट सेक्टर, इस तरह की नौकरियां छोड़कर अब भारत के शहर बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चला रहा है। ये फैसला उसने क्यों किया, उस पर पूरी इसकी जर्नी मुख्तलिफ पॉडकास्ट पड़े हुए आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। राकेश बी पाल के नाम से आप सर्च करें। उसमें उसका बताना ये था कि मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, अपने लोगों के लिए टाइम नहीं बचा था। मैं अपने वालिद साहब से लड़ने लग गया था, मैं ज़हनी तबाह का शिकार था। मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, लड़ाई झगड़ों की नज़र हो रही थी, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। एक वक्त में आके मैं इतना ज़्यादा एनजाइटी का शिकार हो गया कि मेरे घर वालों ने ज़हनी अमराज के इलाज के मरकज़ में मुझे दाखिल करवाया। और जब मुझे वहाँ दाखिल करवा के मेरे घर वाले गए तो मुझे अंदाज़ा हुआ अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बारे में सोचूं, और ये जंग तो शायद मेरे अंदर की है, मेरे बाहर के लोग इसको तिब्बी तौर पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने किसी जिम में एडमिशन लिया, जूडो कराटे में एडमिशन लिया, 15 किलो वजन कम किया, ट्रेनिंग की, और वो डोमेस्टिक लेवल पे कोई उसने इवेंट भी जीता जूडो कराटे का। और उसके बाद उसने जब चीज़ों को असेस किया पूरा, क्योंकि उसको एक ब्रेक मिला, तो उसने देखा कि मैं जो है 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे वेट को बढ़ा रही है। वेट क्यों बढ़ रहा है कि एंजाइटी बढ़ रही है, रातों की नींद खराब हो रही है, गलत जगह पे गुलामी करनी पड़ रही है। सही और गलत दोनों की सूरत में जो आपने पढ़ा है उसकी बुनियाद पर नहीं, आपने बॉसेस को और सेट को खुश रखने के लिए यस और नो करना पड़ रहा है। आपको जो ऑफिस में कुछ फिलोसफर्स बैठे होते हैं जो खुद जहनी तौर पे गुलाम हो चुके होते हैं, वो ये बता रहे होते हैं कि देखो तुमने अगर पिकनिक भी करनी है तो ऑफिस के नाम पे करनी है, तुम्हारी एक्टिविटी होगी वो ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ ही होगी, यही तुम्हारे सर्कल है। देखो तो इसकी वजह से तुम्हारे बीवी बच्चे माँ बाप सुकून में हैं, तो यही तो ज़िंदगी होती है। तो इस तरह की ज़िंदगी वो जी रहा था, तो इस पोजीशन पर आ गया कि उसको जहनी अमराज के इलाज के मरकज़ में दाखिल करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उससे इसका ज़िंदगी, उसका घर, उसके माँ बाप से रिश्ता, तमाम चीज़ें ख़राब हो रही थी। अब इसी स्ट्रक्चर को हम पाकिस्तान के पैराहे में देखते हैं। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, बैंक्स की मुलाजमतें हैं, स्कूल्स भी आते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या बाकी चीज़ें हैं, उसके अगर आप एम्प्लॉई हैं या किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, एक तरह से ये सब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ही आता है। उसी स्ट्रक्चर में वही HR रूल, वही हर चीज़ उस पर अप्लाई होती है और उस स्ट्रक्चर में हम लोग काम कर रहे होते हैं। गो के पाकिस्तान में इस स्ट्रक्चर में काम करने वालों की परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको वाइट कॉलर जॉब वाला कहा जाता है, और ये कोशिश ये करते हैं कि हमारा पहनना ओढ़ना, आना जाना एक इज़्ज़तदार तरीके से हो, हम अच्छी जगह पे रहें, अच्छी जगह पे खाएं पिएं। उनको हर चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है, क्योंकि आपको पता है जो एक्सट्रीम अमीर होता है वो भी चीज़ें फील नहीं कर रहा होता है, जो बेचारा बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे जी रहा होता है वो भी ये चीज़ें फील नहीं कर रहा होता। तो उस छोटी सी परसेंटेज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने ये इसी से मुतालिक एक तहरीर शेयर की, उस पर एक खातून जो स्कूल टीचर रह चुकी थी, उनका भी मानना यही था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में पाकिस्तान में बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि सालों हम एक स्कूल के लिए काम करते हैं, वक्त से ज़्यादा रुकते हैं, कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, लेकिन होता ये कि एक वक्त में आके हमें जहाँ पे सीनियरिटी की इज़्ज़त मिलने चाहिए, पर्क्स मिलने चाहिए, हमें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। 2 लाख की जगह 30 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार के 2-3 एम्प्लॉयज़ हमारी जगह रख लिए जाते हैं और हमारी सीनियरिटी को चैलेंज कर दिया जाता है। अल्टीमेटली हमें इस तरह जलील होने के बाद वो इदारे छोड़कर फिर या तो बेरोज़गारियाँ काटनी पड़ती हैं, या इतना हम लेट कर चुके होते हैं, या इतना डिमोटिवेट हो चुके होते हैं कि कोई और चीज़, कोई और काम जो हमारे अब ब्रेड एंड बटर का जरिया बन सकता हो, उस तरफ भी नहीं जा पाते और फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि मेरा न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ रहा है, मैं इस न्यूज़ इंडस्ट्री को समझता हूँ, और ये भी कॉर्पोरेट लेवल के काम, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का एक सेक्टर है। तो इसके मुतालिक मैं आपको ज़्यादा मिसालें देके अपनी बात समझा सकता हूँ। आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स, वैसे तो ज़माने में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 2001 में सबसे पहले तो लोग समझते हैं कि ARY वन वर्ल्ड आया था, लेकिन उससे पहले इंडस न्यूज़ आ चुका था। ARY वन वर्ल्ड 2001 में आया, उसके एक साल बाद 14 अगस्त 2002 को जियो न्यूज़ लॉन्च हुआ। फिर आपको पता है एक्सप्रेस न्यूज़, दुनिया न्यूज़, फलाना न्यूज़, समा न्यूज़, ये CNBC, फिर सब ये आते गए। अब उस वक्त
ये चीज़ जब आई थी, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस थे उसमें मीडिया स्टडीज़ किया, इतना रुझान नहीं था, इतने डिपार्टमेंट्स नहीं थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हुए, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसके लिए सहूलियात भी पैदा की जाती हैं। जो पढ़ के आना चाह रहे थे, या तो उनको बताया जा रहा था कि आप आईआर पढ़े हुए हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, तो आप इस मीडिया की फील्ड में आने के अहल हुए। लेकिन जब वो लोग इस फील्ड में आते थे, वो ये देखते थे कि यार ये डॉक्टर, इंजीनियर्स और डिफरेंट कैटेगरी की स्टडीज़ के लोग यहाँ पे आके एक्सेल कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं और वो ऑन स्क्रीन फेसेस भी हैं, तो हमारा ये पढ़कर आने की खपत क्या है? तो ज़्यादा बेचारे कहीं टिकर पे बैठे होते थे, कहीं कोऑर्डिनेशन कर रहे होते थे, या कोई एसोसिएट प्रोड्यूसर टाइप चीज़ें बन जाते थे। अच्छा, ओहदे भी आपको पता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि जहां आपको बहुत मिनिमल अमाउंट पे किया जा रहा होता है, तो वहाँ ही आपको बताया जाता है कि जी अब मिनिमल अमाउंट के साथ आप एसोसिएट मैनेजर हो गए हैं, फिर सीनियर एसोसिएट मैनेजर भी हो गए हैं। नहीं, एसोसिएट मैनेजर में मैनेजर होना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है 2-3 साल और बेवकूफ़ बनाना है, सीनियर एसोसिएट मैनेजर कर दिया, फिर मैनेजर कर दिया, फिर सीनियर मैनेजर कर दिया, उसके बाद जीएम कर दिया। तो ये पौड़ियाँ चढ़ने के लिए हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग देते हैं। 2-3 मिसालें देता हूँ कि इस इंडस्ट्री ने, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है, उसने पाकिस्तान में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या किया है। अभी कुछ अर्सा पहले की बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े इदारे के न्यूज़ रीडर ने अब खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल इंडस्ट्री के हालात देख रहा था, उसने बोला यार क्या मैं मज़ीद तनख्वाहें बढ़ने का जो ख्वाब लिए बैठा हूँ, तो दूर की बात, क्या मेरी जो करंट सैलरी ये भी ख़त्म हो जाएगी और मुझे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुझे भी इस फील्ड में बहुत टाइम हो गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश की। एक खातून न्यूज़ एंकरिंग से ताल्लुक़ है, उनको इस कदर उनके चैनल में डिमोटिवेट किया जा रहा है, और वो अक्सर हमसे जो पुराने उनके दोस्त हैं या कलीग्स रह चुके हैं, उनसे वो बात करती हैं, पूछती हैं कि यार मैं अब ये फील्ड छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उसके एक फैमिली मेंबर कैंसर का शिकार है और उसकी बीमारी के लिए, खर्चे के लिए, अद्वियात के लिए, बाकी चीज़ों के लिए उसको नौकरी चाहिए फौरी तौर पे। कोई काम छोड़ के गो के वो समझती है कि वो डिफरेंट कैटेगरीज में मुख्तलिफ काम या कोई स्टार्टअप की सूरत में चीज़ें बेहतर कर सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। एक और साहब जो बहुत हमारे यहाँ, आपको पता है न्यूज़ चैनल्स में बड़ी बातें की जाती हैं अखलाकियात की, हुकूक की, लेकिन वो अपने लोगों के साथ मतलब बहुत बड़ा एक चैनल, उसके चैनल के एक ऑन स्क्रीन फेस का बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया। अब उनकी वो अलग, मतलब मियाँ बीवी ही रहते हैं, तो वो फौरी तौर पे उनका राब्ता यूँ नहीं हो सका कि न्यूज़ स्टूडियोज़ में अक्सर चैनल्स में फ़ोन्स अलाउ नहीं होते, तो काफ़ी देर तक उनकी बेगम फ़ोन करती नहीं कि किसी तरीके से अपने शौहर से राब्ता हो सके, लेकिन वो न्यूज़ स्टूडियोज़ में थे, उनका राब्ता नहीं हो सका। और थोड़ी देर बाद जब राब्ता हुआ तो इदारे की इंतज़ामिया ने उनसे ये कहा कि आप अभी जब तक नहीं जा सकते कि जब तक दूसरा आपका रिप्लेसमेंट नहीं आ जाए, उसके बाद आप चले जाइएगा। और ये करते करते शाम हो गई। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ने की सोची, लेकिन जहाँ बच्चे की हालत देखी कि वो अस्पताल में था और बाकी मामला देखे, तो वो नौकरी भी नहीं छोड़ सके। ब्रेड एंड बटर का वाहिद जरिया अगर आपकी सहाफ़त है, आपकी न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में नौकरी है, तो आपसे बड़ा इस वक्त बेवकूफ़ कोई नहीं। हमें भी सालों बाद ही समझ में आई। एक और साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक 3rd tier चैनल से है, उनको मैं उनकी रूटीन देख के समझाता हूँ कि देखो यार 24 घंटे के मुलाजिम तो नहीं हो, लेकिन वो मुझे बताते हैं कि देखो यही हमारी इनफरादियत है। मैं दफ्तर में 8-10 घंटे देकर आता हूँ, फिर ऑफिस आके घर आके भी लाइन अप कर रहा होता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि भाई, उनसे कहता भी हूँ कि आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं देना, बेगम को टाइम नहीं देना, आपकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, जिम नहीं जाना, कुछ नहीं करना। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, उनको लगता है कि इस दौर में अगर मीडिया में जॉब सिक्योर करनी है तो ये करना पड़ेगा। मैं उनका ड्रामा आपको यूँ बयान करूँगा, जब रिसेंटली पाक भारत जंग हुई, तो उस दौरान ऑन स्क्रीन को गलती चली गई, और ये गलती तब गई कि जब कई हफ्तों से ये टीम्स मुसलसल न्यूज़ की उस चैनल के लिए काम कर रही थी। तो उस चैनल के मालिक ने उनको बुलाकर गालियां दी कि मेरा चैनल तुमने मजाक बना के रखा हुआ है। और उसके कुछ दिनों बाद इस जैसे बंदे की, जिसने इतना अपनी ज़िंदगी मोटिवेशन के साथ एक तरह से सर्व कर दी है उस चैनल के लिए, उस बंदे की 30% तनख्वाह में रिसेंट पास्ट में भी कटौती कर देगी, और जैसे कई लोगों के लिए कर दी गई। तो मैं उनसे बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको यही समझा रहा था, इसका एंड तो ये हुआ। फिर एक और हमारे दोस्त है, पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में चल रहा है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और हमारे दोस्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लिए काम करते थे, और वो अपनी बेगम के एक बहुत बड़े ऑपरेशन से 1-2 रोज़ पहले इस्तीफ़ा दे के घर आ गए।
वो उस इदारे में बहुत अरसे से काम कर रहे थे और बहुत पर्क्स हासिल थी उनको। उनका कहना ये था, फैमिली ने उनको समझाया कि यार कम से कम ये मेडिकल तो नहीं करने देते और बाकी चीज़ें। कह रहे मैं इस नहज पे आ गया हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगा या मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है। फिर आपको पता है ऐसे मौक़ों पे जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लोग अपने मुताल्लिक़ा इदारों में जाते हैं, एचआर को बताते हैं मैं इस्तीफ़ा देने चाहता हूँ, तो एचआर उनको बताता है, एक तरीके से शीशे में उतारने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ नहीं तो कुछ नहीं। और ये चीज़ साबित भी होती है। सिस्टम जो पूरा पाकिस्तान में इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, वो चीज़ साबित भी करके दिखाता है। फिर वही सहाफ़ी की बात करूँगा, अगर आप किसी बड़े सहाफ़ती इदारे से मुंसलिक नहीं हैं, अगर आप किसी सहाफ़ती बॉडी यानी कि किसी प्रेस क्लब वगैरह के साथ आप एसोसिएटेड नहीं हैं, तो और फिर आपका तजर्बा भी है, तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। इस वक्त अगर मेरा अपनी 20 साल करियर में मैंने किसी सहाफ़ती इदारे के अलावा काम नहीं किया, मैंने किसी प्रेस क्लब का हिस्सा नहीं बन सका, बाकी चीज़ों में नहीं किया, सारी बातें। मुझे लगता है कि इस चीज़ में आपको सियासी तौर पर एक्टिव होना पड़ेगा, तो आप किसी भी बॉडी का हिस्सा बन सकते हैं। वो मुझसे हुआ नहीं, मैं सिर्फ काम कर रहा होता था। लेकिन क्या मैं इस वक्त जाके इस्लामाबाद की एक्टिविटी कवर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। वहाँ का पुलिस कांस्टेबल जो मुझे रोकेगा, बोलेगा जी किस इदारे से, उसको मैं समझाना चाहूँगा क्या मैंने 20 साल 21 साल एक इदारे के लिए काम किया है या एक फील्ड के लिए काम किया है, वो उस चीज़ को नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम इस चीज़ को समझने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर आपको क्रश किया जा रहा है गन्ने की मशीन में किसी और बार बार किया जा रहा है, अगर तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो सही है, अदरवाइज़ आपको डस्टबिन में डाला जाएगा। ये बातें सुन के मैं कोई डिप्रेशन में आपको मज़ीद नहीं लाना चाहता। अभी एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात इससे कोई पैगाम जाना चाहिए, कोई हल जाना चाहिए। हम जैसे न्यूज़ के लोग ही होते हैं, उन्होंने पिछले 20 साल में बम धमाके, ज़लज़ले, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की तरफ से थ्रेट्स, इन सब चीज़ों को झेला है और मालिक को डिफेंड किया है, इदारे को मुनाफा बख्श रखा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। हुआ क्या कि हमने बताया गया, हर इदारा बताता था कि यार अब हमारी फैमिली हो, लेकिन कोई किसी की फैमिली नहीं था। ये तो बहुत सालों बाद पता लगा कि जब आपने जाके बात की कि सर मेरी 1 लाख थी, मेरी 2 लाख तनख्वाह की जाए, तो उसने बताया कि नहीं भाई 70-70 हज़ार के 4 तैयार हैं। और वही हुआ, आपको याद होगा कि वो पहले मीडिया स्टडीज़ कितने कॉलेजेस में और बाकी जगहों पे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं थे। फिर एक वक्त में वही 2-3-4 साल जिन्होंने मीडिया में गुजारे थे, वही वहाँ जाके टीचर लगे। उन इदारों ने फ़ीस के नाम पे पैसे कमाए, और जो बेचारे नौजवान लड़के लड़कियाँ थे जिनका मैं समझता हूँ कि अब करियर फ्यूचर जो है उनका वो डार्क होगा, क्योंकि वो जो ख्वाब लेकर आ रहे हैं, वो जो स्टेटस लेकर आ रहे हैं इस फील्ड में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के इस बिज़नेस में, न्यूज़ बिज़नेस में, वो उनको पता है कि बहुत जल्द पता लग जाएगा कि उनका फ्यूचर ज़लील ख्वार होना है, अनटिल अनलेस कि वो अपना कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं करते। यही इस चीज़ का पैगाम भी है इस वीडियो को बनाने का। रिसेंटली एक नेहा, उसका पूरा मैं नाम बोल रहा हूँ, बेकिंग करती है इंडिया में, और बहुत मशहूर, हर बड़े फूड डिलीवरी सर्विस, जोमेटो वगैरह, इन सब में वो उसका बिजनेस रजिस्टर है। इसकी जर्नी बताई गई कि सालों पहले उसके बेटे की सालगिरह थी। उस वक्त वो हाउस वाइफ थी, सास और अपने शौहर, अपना बेटा, ये 3-4 लोगों की इनकी फैमिली थी। और अपने बेटे की सालगिरह पे उसने केक बनाया। उसकी एक दोस्त ने बोला कि इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत केक और इतना मज़े का केक, तुम्हें इसका बिजनेस करना चाहिए। उस चीज़ को उसकी रियलाइजेशन नहीं थी, लेकिन उसको शौक था। जो नज़र आ रहा था अपने बेटे के लिए, वो ऑर्डर भी कर सकती थी, लेकिन उसने खुद केक बनाया और बहुत आला केक बनाया। उस औरत ने पिक्चर ली कि मैं पिक्चर लेके ग्रुप में डालती हूँ, और हुआ क्या कि अगले दिन 3 ऑर्डर्स आ गए। उस औरत ने नेहा को बताया कि भाई 3 ऑर्डर्स हैं। उसने बोला मैं अपने शौहर से पूछती हूँ। शौहर से इजाज़त लेके उसने तीनों केक डिलीवर किए, जिसमें से एक केक बुरा। मैं बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कभी कभी मुश्किलात फौरी तौर पे आती हैं जब आप अपना मनपसंद काम कर रहे होते हैं। एक केक अनफॉर्चुनेटली किसी ख़ास इंग्रेडिएंट्स की कमी या ज़्यादती की वजह से ख़राब हो गया, जिसकी वजह से बहुत बुरा उसको फीडबैक दिया गया, और वो अगले 1 हफ़्ते किचन में कदम भी नहीं रख पाई किसी भी किस्म का खाना बनाने के लिए। उसको इतनी डिमोटिवेशन हुई, लेकिन फिर उसको समझ में आई आहिस्ता आहिस्ता। उसी औरत ने उसको समझाया, और वही बात इस वक्त इंडिया के बड़े बेकिंग बिजनेस में जहाँ जहाँ वो चीज़, आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, वहाँ उसका बिजनेस रजिस्टर है नेहा के नाम से। तो बताने का मकसद है कि वो काम करें जिसमें 1990s में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक फिनोमेना डिस्कवर, टाइटल दिया था उसको, कि हम कभी कभी अपना मनपसंद काम, मनपसंद जगह या मनपसंद शख्स के साथ होते हैं तो वक्त इतनी स्मूथली गुजर रहा होता है, हम इतने खुश होते हैं। उस स्टेट को उसने फ्लो स्टेट का नाम दिया कि कोई भी काम, बताने का मकसद है कि काम वो करें जिसमें आप फ्लो स्टेट में आए।
वो काम मैं मान सकता हूँ कि आप इनिशियली पैशन में आके शायद कोई कॉर्पोरेट बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करें आप, लेकिन वो आपको जहनी फ्लो की तरफ नहीं ले जाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव उसका इफेक्ट ही होंगे। जैसे कि शुरू में मैंने आपको राकेश की मिसाल दी थी, तो वो काम करें जिसमें आपका फ्लो जहन में आपको सुकून महसूस हो। वो कोई भी काम हो सकता है, वो एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हैं, डेयरी बिजनेस में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप प्लांटेशन में जा सकते हैं, आप बेकिंग में जा सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल के काम में जा सकते हैं, एंड कोई भी काम हो सकता है, आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, जो काम आपको अच्छा लगे। लेकिन वही बात, अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं तो क्या ये एक्सपेरिमेंट्स करने का आपको टाइम मिल पा रहा है? जब तक आप टाइम नहीं दे पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो आप वो जो मैं फ्लो वाली बात कर रहा हूँ तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? अब किया क्या जाए? आपको जो भी काम बेहतर लग रहा है उसको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ या एटलीस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ, आपको लगता है कि आप पेंटिंग बना के अच्छी बेच सकते हैं ऑनलाइन, उसको शुरू करें। शुरू में वही वाली बात आपका केक खराब होगा और आपको हो सकता है कोई बुरा फीडबैक भी दे, फौरी तौर पे आपका चैनल मोनेटाइज हो और अगले दिन आपका जो जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं वो करप्ट हो जाए, इसकी विंडोज, वो सिस्टम बैठ जाए, वो उसके प्रोसेसर उड़ जाए, ये मसाइल आएंगे। लेकिन कॉर्पोरेट में अगर आपको जॉब में अगर लाख रुपए महीना मिल रहा है, तो जिस दिन आप साइड में 3-4 घंटे या वीकेंड पे उस बिजनेस को दें जो आप फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं इस जॉब के साथ, और आपको जब लगे कि आपकी महीने की आमदनी का 30-40% इस बिजनेस से निकल रहा है, तो वो ट्रांजिशन टाइम उसको समझें और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज में उसको आप कन्वर्ट कर दें, वहां से आप छुट्टी ले लें, बजाय इसके कि जो मैं वही बात स्टार्ट से एंड तक मैंने आपको बताई कि ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के साथ क्या आप अपने बच्चों को टाइम दे सकेंगे, क्या अपनी बेगम को टाइम दे सकेंगे, और बुढ़ापे में जब आप अपनी जिंदगी को कैलकुलेट करेंगे और जब भी कभी आपको टाइम मिलेगा और आप देखेंगे नहीं यार, मैं शायद घोड़ों के अस्तबल में बेहतर काम कर सकता था, मैं डेयरी का काम अच्छा कर सकता था, मैंने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मरने के करीब हूँ, तो उस वक्त कौन इस चीज़ को मानेगा, कौन इस चीज़ को समझेगा? मेरी इस पूरे अंडरस्टैंडिंग को आप किस तरह देखते हैं, प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी तस्दीक कीजिएगा, और मेरी बात को अगर आप करेक्ट समझते हैं तो इसमें ज़रूर इजाफा कीजिएगा कि इसमें मज़ीद क्या किया जा सकता है। बड़ी डिटेल वीडियो बन सकती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है टाइम की कमी की वजह से हमने मज़ीद कुछ चीज़ों पे बात नहीं की है। बहुत शुक्रिया।